सहारा प्रणाम। सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को देहरादून के दौरे पर हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी, साथ ही उनसे समर्थन के लिए अपील करेंगी और इसी क्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर संगठन के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगी। आपको बता दें कि 11 जुलाई को मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा सांसद, सरकार के सभी मंत्रीगण और विधायकों के साथ द्रौपदी मुर्मू अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर मुलाकात करेंगी। और ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना, राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को उत्तराखंड पहुंच रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका यहां रहने वाला है? अनुज, जो बीजेपी के सूत्र हैं उनके मुताबिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को उत्तराखंड आएंगी। हालांकि प्रशासन ने अभी उनके कार्यक्रम की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बीजेपी के ही सूत्र बता रहे हैं। इसके पीछे जो वजह है कि 8 तारीख से 11 तारीख तक बीजेपी का एक प्रशिक्षण शिविर था रुद्रपुर में, जिसमें मुख्यमंत्री, सभी सांसद, विधायक, मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रतिभाग करना था। उसको स्थगित कर दिया गया है और उसको आगे किसी और डेट पर किया जाएगा, क्योंकि इस समय देश में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं पूरे देश में। उसी क्रम में ये आयोजन भी था। इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि 11 तारीख को देहरादून में द्रौपदी मुर्मू आएंगी तो वो सभी लोगों से मिलेंगी। आप जानते हैं कि विधायक और सांसद मतदाता होते हैं, तो एक किस्म से वो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए आएंगी। हालांकि बीजेपी का वोट द्रौपदी मुर्मू के लिए ही होगा, लेकिन जो औपचारिकताएं होती हैं चुनाव से पहले, फेस टू फेस एक मिलना होता है, मुलाकात का दौर होता है, उसी क्रम में वो यहाँ पर आ रही हैं और उसी दिन आएंगी। और कुछ घंटे का उनका कार्यक्रम है, बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है जो अभी तक की जानकारी मिली है। और उसमें वो मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा के सांसदों, सभी मंत्रियों, विधायकों से मुलाकात करेंगे और वापस दिल्ली चली जाएंगी। अनुज जी, ज्योत्सना आप बनी रही है हमारे साथ। 14 जुलाई हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार कोरोना काल के बाद खुल रही कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़ियों के हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने की उम्मीद है। उनका कहना है कि इस बार कांवड़ यात्रा को पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की गई है और कांवड़ियों से जगह जगह पौधारोपण करवाया जाएगा, उनसे पर्यावरण संरक्षण से जुड़ने का अनुरोध किया गया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक शिव भक्त से यहां आकर एक पौधा लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी तीर्थयात्रियों के लिए परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करेंगे। शिव भक्त आएंगे तो चूँकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं, इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, एक हमारा एक अनुरोध है सबसे। आगामी 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की शुरुआत कर दी है और इस समय 4 धाम यात्रा भी चल रही है और फिर कांवड़ यात्रा को देखते हुए शासन चौकन्ना हो गया है। काल के बाद 4 धाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंचने की तरह कांवड़ यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसलिए पुलिस ने अपना आगामी प्लान तैयार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक जिस प्रदेश से कांवड़िए उत्तराखंड में आएंगे वहां के संबंधित थाने से कांवड़ियों को वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र लाना होगा और तभी बॉर्डर एरिया में उन्हें एंट्री दी जाएगी। इस तरह जगह जगह रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, कांवड़ की हमारी पूरी तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 2 दिन बाद समीक्षा करने वाले हैं। हम लोगों ने भी अंतर्राज्यीय बैठक कर ली है। हर जिला स्तर पर की जा रही है, थाना लेवल पर, हर कस्बे में, रास्ते में पड़ने वाले सभी मोहल्ले में
और हम लोगों की मदद से इस व्यवस्था को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात एक ये है, हमने जो दूसरे राज्यों से कांवड़िए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि उनको अपने यहाँ के थाना क्षेत्र में रजिस्टर करा के भेजें। मेरी कोशिश तो रहती है जितना कम से कम रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, परंतु कुछ अवधि के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। और जो पूर्व की भांति जैसे ऋषिकेश होते हुए, चिल्ला होते हुए भेजते थे, ऐसे करना पड़ेगा। 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के बीच बैठक का दौर जारी है। बुधवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच समन्वय बैठक की गई है। हरिद्वार की डाम कोठी में आयोजित बैठक में गढ़वाल कमिश्नर और डीआईजी गढ़वाल भी शामिल हुए। मीटिंग में कांवड़ मेले से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें यूपी और हरियाणा से आए अधिकारियों ने भी जरूरी सुझाव दिए हैं। गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया है कि कांवड़ मेला व्यवस्थित चले, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालु गांवों से आएंगे वहां से, तो थानों में एक सूची टाइप का बना ले, जो व्यक्ति आ रहे हैं, टीम लीडर, कितने लोग आ रहे हैं, वाहन का नंबर, उनके मोबाइल नंबर, इससे एक उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी और यहाँ बॉर्डर में हमें भी दे देंगे। इस तरह का एक उनके परिचय लेने का। और एक अपील ये भी किया गया कि हर एक श्रद्धालु जो भी आए अपने साथ परिचय पत्र जरूर रखें। कांवड़ यात्रा है, उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। उसको देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं बनाई जानी हैं, जिसमें कि मुख्यतः ट्रैफिक को लेकर जो व्यवस्था है, दोनों तरह का, जो पैदल यात्री है और जो वाहनों से जो डाक कावड़ इत्यादि आते हैं, उसके लिए ट्रैफिक रूट्स के विषय में चर्चा हुई कि किस प्रकार हम उसको गाजियाबाद से, मेरठ से, हरियाणा से, यमुनानगर से, करनाल से, उधर हिमाचल में पोंटा साहिब, सिरमौर आदि क्षेत्रों से किस प्रकार नियंत्रित करेंगे। और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रही हैं ज्योत्सना, राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, कांवड़ यात्रा 14 तारीख से शुरू हो रही है, किस तरह की तैयारी आप देख पा रही हैं? अनुज, आप जानते हैं कि हरिद्वार के लिए खास तौर पर कांवड़ यात्रा का बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि महत्व है, चाहे आर्थिक तौर पर कहें या धार्मिक तौर पर कहें। लाखों की संख्या में हर वर्ष कांवड़ आते थे, लेकिन 2 साल जब कोविड के रहे तो बहुत सीमित संख्या में लोग आए, सिंबॉलिक कांवड़ यात्रा हुई। और आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज भी होता है, खास तौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल के भी कुछ इलाके हैं, दिल्ली के कुछ इलाके हैं, और यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ हरिद्वार आते हैं। और ये एक 15 दिन का मेला होता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों का आना जाना लगा रहता है। उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर के वर्तमान जो हालात हैं, खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सभी चीजों को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पहले हो चुकी थी। यानी कि डीजीपी ने सभी स्टेट के साथ ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की थी। सभी चीजों पर आपसी शेयरिंग हुई थी, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर, पहचान से लेकर, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर। कल हरिद्वार में भी बैठक हुई है और इस बार राज्य सरकार को उम्मीद है कि लगभग 15 दिनों में 4 करोड़ के लगभग कांवड़ यात्री आएंगे। और इनमें जो डाक कांवड़ है या जो पैदल कांवड़ यात्री आते हैं, दोनों शामिल हैं। तो उस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। कल हरिद्वार जिला प्रशासन ने खास तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर बातचीत की है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनुज, आप जानते हैं कि अगर किसी को नैनीताल से या कुमाऊं से देहरादून आना है तो उसको हरिद्वार क्रॉस करना है, और अभी तक राज्य सरकार कोई ऐसी व्यवस्था वहां पर बना नहीं पाई है कि हरिद्वार को बाईपास करके देहरादून आया जा सके। हरिद्वार को किसी न किसी तरीके से ही क्रॉस करना होता है। तो इन सब चीजों को लेकर कल ट्रैफिक प्लान भी साझा किया गया कि दिल्ली से और मेरठ, मुजफ्फरनगर से आने वाले वाहन किस तरीके से हरिद्वार में एंट्री करेंगे, कहाँ उनकी पार्किंग होगी, या फिर सहारनपुर से आने वाले ट्रैफिक कहाँ से आएंगे, मेरठ माफ कीजिएगा, नसीमाबाद, बिजनौर से आने वाले ट्रैफिक किस तरीके से किस रूट पर आएंगे, और वहीं देहरादून ऋषिकेश से आने वाले ट्रैफिक किस तरीके से आएंगे। और न सिर्फ हरिद्वार तक ही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी की गई है, बल्कि बहुत सारे कांवड़ यात्री गंगोत्री जाते हैं, गोमुख तक जाते हैं। तो वहां तक यानी उत्तर काशी तक पूरा मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। केदारनाथ के लिए भी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि कुछ उत्साही कांवड़ यात्री गंगा जल गंगोत्री से लेते हैं और उसका अभिषेक करने
केदारनाथ तक जाते हैं। तो इस तरीके से पूरी चीजों को रूट आउट कर दिया गया है, हर व्यक्ति को जिम्मेदारी दे दी गई है। और इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए एक चीज को और इंक्लूड किया गया है कि जो भी कांवड़ यात्री आए वो अपने स्थानीय पुलिस थाने से अपना वेरिफिकेशन जरूर साथ में लाएं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। सकुशल कांवड़ यात्रा हो जाए, उसमें सुरक्षा व्यवस्था या कानून व्यवस्था को लेकर कोई व्यवधान न होने पाए, उसके लिए ये इंतजाम किए गए हैं। और जैसा मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे अनुज कि इस बार कांवड़ यात्रा को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा जा रहा है। अक्सर देखा गया है, आप तो हरिद्वार में बखूबी जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार में कूड़े का अंबार लग जाता है, स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब हो जाता है। तो इस बार कोशिश ये है कि कांवड़ यात्रियों को भी साथ में जोड़ते हुए सफाई अभियान भी चले, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलके, और इसके अलावा वृक्षारोपण भी जगह जगह पर किया जाए ताकि एक अटैचमेंट सभी का बना रहे। जी ज्योत्सना, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुधवार को उद्योग विभाग के कार्यक्रम स्टार्ट अप ग्रैंड चैलेंज में मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की है और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार लगातार युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी तमाम योजनाओं के जरिए देश में काम करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने स्टार्टअप करने वाले युवाओं से कहा है कि आज उनकी पहचान अपने क्षेत्र और जिले स्तर की है, लेकिन आने वाले समय में कई युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने स्टार्टअप उत्तराखंड के तहत आइडियाज ग्रेट चैलेंज के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करने की घोषणा की है और साथ ही स्टार्टअप को 1 साल तक दिए जाने वाला मासिक भत्ता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने के भी ऐलान किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने 10 प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया और साथ ही इन्वेस्ट इंडिया की तैयारी की गई है। वेलनेस रिपोर्ट का भी विमोचन किया गया है। देखिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे। जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी सरकार भी स्टार्टअप को प्रोत्साहन करने के लिए उसकी जो हमारी नीति है पूरी तरह से उनका सहयोग करके, उनका प्रोत्साहन करके उनको आगे बढ़ाने की है। और जो भी युवा जो भी इस क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारे उद्यमी लोग भी उनके सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं और हम सबका इस प्रकार से एक संवाद का कार्यक्रम इसको लगातार जारी रखेंगे उद्योग समूहों के साथ भी, अन्य समूहों के साथ भी, जिससे कि इसकी व्यवहारिकता के साथ ये स्टार्टअप आगे बढ़े, हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े। उत्तराखंड में पशुधन और चारे की पूर्ति करवाने के लिए धामी सरकार नई चारा नीति पर विचार कर रही है और इस नीति के तहत राज्य के पशुपालकों को साल भर गुणवत्ता परक चारे की उपलब्धता बनी रहेगी। उत्तराखंड के पशु मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि चारा नीति का नोडल विभाग पशुपालन विभाग होगा। उन्होंने कहा है कि चारा उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में फसलों के प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराना रहेगा और साथ ही चारा उत्पादन पर 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि भी सरकार देगी। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालकों को 75% और मैदानी क्षेत्रों में 25% अनुदान भी दिया जाएगा। किया है कि उत्तराखंड में अभी पिछले कुछ महीनों में आपको पता है बहुत बड़ी एक समस्या आई फॉडर की। हमारे लगभग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई और रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। उसको देखते हुए एक अधिकारियों को मैंने आदेशित किया था कि आप एक उत्तराखंड की नई फॉडर पॉलिसी बनाइए ताकि ऐसे जो सामने ना आए, ऐसी स्थितियाँ सामने ना हो पाए। फिर से सारे अधिकारियों को कि हमने बहुत शॉर्ट टाइम में अधिकारियों ने मेहनत करके एक पॉलिसी फॉडर पॉलिसी सामने लाए हैं, जिसका मैंने आपको ब्रीफ आज दिया है।
और उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ जो दूसरे स्टेट्स पे हमारी हरियाणा है, स्टेट्स में हमारी डिपेंडेंसी उसको कैसे कम किया जाए, खुद स्टेट को कैसे सक्षम किया जाए बॉर्डर स्थिति ठीक करने के लिए। और कोरोना टाइम में आपको मालूम है कि बहुत बुरी स्थितियां रही, लेकिन केंद्र सरकार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमारे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम खुद सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बनना चाहिए। हमारी अगर डिपेंडेंसी केंद्र पे हो चाहे दूसरी स्टेट पे हो, हमें अपने आप को भी सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ये इस पॉलिसी का मकसद ये नहीं है कि हमारे केंद्र से कोई फंडिंग कम हो जाए या हमारे केंद्र से हमारी वो, मकसद ये है कि हम खुद आत्मनिर्भर बने। जैसे माननीय मोदी जी चाहते हैं कि हर स्टेट अपनी फंडिंग खुद करे, हर स्टेट अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाए, उसी सापेक्ष हम इस पॉलिसी को लाए हैं। और जहां तक आपने बोला जो स्कीम्स हैं और जो फुल्ली तरीके से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, उसमें जरूर मैं सारे अधिकारियों से बात कर चुका हूं और स्ट्रिक्ट निर्देश भी दिए हैं कि हमारा कोई भी फंड जो केंद्र सरकार हमको देती है उसमें लैप्स नहीं होना चाहिए। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला